ओके। तो मिडिवल इंडिया की सीरीज में आज हमारा लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे सेंट्रल एशिया में जो कन्फ्लिक्ट्स हो रही होती हैं उनकी वजह से कैसे सेंट्रल एशिया से कुछ लोग इंडिया की तरफ आने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अ, हमने पढ़ा कि सेंट्रल एशिया में जो सैमेनिड डायनेस्टी होती है वो कैसे उसमें एक न्यू सोल्जर्स बॉर्न होते हैं जिनको हम गाजी बोलते हैं। और उन गाजियों में भी फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर सामने आता है जिसका नाम होता है महमूद ऑफ गजनी। अब ये महमूद ऑफ गजनी जो है ये इंडिया पे काफ़ी लूट और प्लंडर करता है। ठीक है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो महमूद ऑफ गजनी है जिसको इंडिया में जाना जाता है एज अ प्लंडरर, एक लुटेरे की तरह जिसको जाना जाता है, उसको सेंट्रल एशिया में हीरो ऑफ इस्लाम बुलाया जाता था। अब हीरो ऑफ इस्लाम इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि इस्लाम को स्प्रेड करने में जो ये मोहम्मद गजनी था इसका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है। बहुत बड़ा हाथ इस्लाम को स्प्रेड करने में, और जो टेरिटरीज थी अपनी उसको एक्सपैंड करने में बहुत बड़ा हाथ था। जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के बारे में हमने कल देखा था जिनकी वजह से जो ये सैमनिड डायनेस्टी है इसको इसके ऊपर काफी अटैक ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स जो थी वो करती थी। अब इसने क्या किया, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स को भी इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जो ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी ये भी इस्लामिक होगी। उसके बाद हमने देखा कि सैमनिड डायनेस्टी को ओवरटेक करते हैं सेल्जुक्स, और सेल्जुक्स जो हैं दो हिस्सों में बट जाते हैं। वन वर नोन एज घरिड्स और दूसरों को बोलते हैं ख्वारजिमी। ठीक है। तो सबसे पहले सैमनिड डायनेस्टी रूल करती है, ये हमने कल देखा था, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सैमनिड डायनेस्टी, और इसमें होता है महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि महमूद ऑफ गजनी जो है वो 17 रेड्स करता है इंडिया में, 17 बार इंडिया को लूटने आता है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को भी लूटा जाता है यहाँ पे। अब सैमनिड डायनेस्टी के बाद यहाँ पे आते हैं सेल्जुक्स। ठीक है। ये जो सेल्जुक्स होते हैं ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, एक को हम बोलते हैं ख्वारजिमिस, और दूसरों को बोलते हैं घुरिड्स, जो घुरिड वाले एरिया पे रूल करते थे। ठीक है। अब ये दो जो थे ये आपस में भी क्या करते थे, फाइट करते थे। और यहाँ पे ये जो ख्वारिज़मीज थे ये काफी पावरफुल थे। ठीक है। और इन्होंने घुरिड्स को यहाँ से भगा दिया। ठीक है। अब घुरिड्स जब यहाँ से भागे तो कहाँ जाते, इनके पास जाने को और कोई जगह नहीं थी। ठीक है। नॉर्दर्न साइड्स पे जा नहीं सकते थे, वहां पे सेंट्रल एशियन ट्राइब्स थी आ गई। और फिर इनके पास वेस्ट में जा नहीं सकते थे, वेस्ट में ख्वारिज़मीज थे। तो इनके पास एक ही जगह थी जाने को, वो था ईस्ट, और ईस्ट में था इंडिया। ठीक है। तो अपना ये फोकस सारा कहाँ शिफ्ट करते हैं, इंडिया की तरफ, घुरिड्स। और इन घुरिड्स में एक इंपॉर्टेंट रूलर होता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन मोहम्मद घोरी, जिसको बोलते हैं, या फिर मोहम्मद बिन सैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुइजुद्दीन के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है। ठीक है, या फिर मोहम्मद बिन कासिम के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है। तो ये इंडिया की तरफ अपना सारा अटेंशन शिफ्ट करता है, और धीरे धीरे जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस होती हैं जो हमने कल देखा था, जिनको हम बोलते थे शाही डायनेस्टीज जहाँ पे रूल किया करती थी, शाही डायनेस्टीज वाले एरिया को धीरे धीरे ये अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट करता है, और ये मुल्तान को कैप्चर करता है 1178 में। उसके बाद तबर हिंद में ये आता है 1192 में, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 1192 में, 91 में सॉरी, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन होती है। ठीक है, जिसमें ये हार जाता है। ठीक है, घोरी वॉज डिफीटेड बाय, कौन हराता है इसको, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है इसको हरा देता है। और 1192 में ही सेकंड बैटल ऑफ तरेन होती है। ठीक है, जिसमें ये घोरी जो है ये जीत जाता है।
ठीक है। फिर 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होती है, जिसमें मोहम्मद बिन गौरी जो है वो जयचंद को भी हरा देता है। जयचंद कौन है? ये घेड़वालाज किंग का एक, घेड़वालाज डायनेस्टी का एक किंग होता है। ठीक है, तो यहां तक हम कर चुके थे। और मैंने इसके बाद आपको बताया था जब मोहम्मद गौरी जो है यहाँ पे इंडियन जो नॉर्थ इंडिया में जो भी किंगडम्स उस टाइम पे थी, जो भी छोटी छोटी किंगडम्स थी, इन सब पे, इन सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। ठीक है, और जब यहाँ से जाता है तो अपने एक स्लेव को यहाँ पे छोड़ के जाता है, जिसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। he was a slave of मोहम्मद गौरी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दो टाइप के स्लेव्स उस टाइम पे होते थे। एक तो होते थे रॉयल स्लेव्स, ठीक है, जो राज का काम जो था वो संभालते थे, और दूसरे टाइप के जो स्लेव्स होते थे वो डोमेस्टिक स्लेव्स होते थे, जो घर का काम करते थे। ये जो रॉयल स्लेव्स होते थे इनकी बहुत वैल्यू होती थी। ठीक है, इनको ऐसा नहीं है कि इनसे काम, घर का काम करवाया जाता था, वैसा नहीं था। ठीक है, ये स्लेव्स का राज संभालने में, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में ये लोग बड़े माहिर होते थे, इसीलिए इनकी इतनी बोली लगती थी, इनको खरीदा जाता था, बेचा जाता था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा ही स्लेव था। अब बाद में मोहम्मद गौरी जब यहाँ से वापस चला गया, तो कुछ टाइम तक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपनी लॉयल्टी, जो यहाँ पे किंगडम थी अफगानिस्तान में, उसकी तरफ ही अपनी लॉयल्टी दिखाता रहा। बट बाद में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, उसके बाद वहाँ पे कोई एक नई डायनेस्टी आ जाती है, और उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ये बोलता है कि अब मैं इंडिया में अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाऊंगा। ठीक है, तो अपने आप को अलग कर लेता है वो अफगानिस्तान वाली किंगडम से। ठीक है, और उसके बाद इंडिया में पहली जो है इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम बनती है, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत इसको बाद में बोलते थे, बट शुरुआत उसकी यहां से हो जाती है। ठीक है, तो पहली डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की हम पढ़ते हैं, फर्स्ट डायनेस्टी जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। अब स्लेव डायनेस्टी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई इस डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट जिस इंसान ने की है, वो इंसान खुद क्या है, एक स्लेव था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। इसका एक और नाम भी है, मामलुक डायनेस्टी भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, अब मामलुक डायनेस्टी इसको क्यों बोला जाता है? मामलुक एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। तो ये जो स्लेव हैं ये क्या हैं? दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, इसीलिए इस डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। और इसके फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी बनाते हैं, बेसिकली ये 1206 से लेके और 1290 तक इंडिया में रूल करती है। कब से कब तक? 1206 से लेके 1290 तक ये डायनेस्टी इंडिया में रूल करती है। और इसके फर्स्ट रूलर हमने देख ही लिया, फर्स्ट रूलर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इन सब रूलर्स के बारे में अब हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेके 1210 तक ये रूल करते हैं। ठीक है, काफी शॉर्ट टाइम के लिए रूल करते हैं। इनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कि अपनी किंगडम को इंडिया में कंसोलिडेट कर पाए। ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट वे में इनकी 1210 में डेथ हो जाती है, इसलिए अपनी किंगडम को ज्यादा कंसोलिडेट तो नहीं कर पाते। कुछ एरियाज को कैप्चर करते हैं और कुछ आर्किटेक्चरल काम इंडिया में यहाँ पे स्टार्ट करवाते हैं ये। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1206 में थ्रोन संभालते हैं। इनकी जो कैपिटल होती है वो अभी दिल्ली नहीं है, कैपिटल इस इनके टाइम पे कौन सी होती है? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल थी लाहौर। ठीक है, लाहौर इसकी कैपिटल थी। और जैसे ही पावर में आता है, सबसे पहले आफ्टर कमिंग टू पावर, ही annexed द प्रोविंस ऑफ कालिंजर एंड महोबा। महोबा और कालिंजर फोर्ट्स को जीत लेता है जैसे ही पावर में आता है। ये दोनों यूपी प्रोविंस में होते हैं। ठीक है, जो भी प्रेजेंट डे यूपी है आपका, वहां पे ये कालिंजर और महोबा
दो अलग अलग प्रोविंसेस होते हैं उनको जीत लेता है ये। ठीक है। उसके बाद उसके बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसके टाइम पे होती हैं। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको लाल बख्श भी बोला जाता था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज लाल बख्श। लाल बख्श क्यों बोला जाता था? क्योंकि काफी जेनरस था, बिकॉज ही वॉज वेरी जेनरस। ठीक है, काफी दयालु था और चीजें दान में काफी देता था। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता था? लाल बख्श बोला जाता था। और इंपॉर्टेंट चीज इसके टाइम पे क्या हुई है, इसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड मेहरौली। मेहरौली आपने जगह सुनी होगी, दिल्ली में है, जहां पे कुतुब मीनार है। वो भी इसी ने बनवाया था, मेहरौली और कुतुब मीनार। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कभी कभी पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ये किसके लिए बनवाया? हम्म क्या अपने लिए बनवाया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सेम ही है दोनों, है ना। इसने ये अपने लिए नहीं बनवाया था। इसके टाइम पे इसके कोर्ट में एक सूफी सेंट थे। ठीक है, सूफी समझते हो ना? सूफी वो लोग होते थे इस्लाम में जो थोड़े से लिबरल थे, जो ऐसा मानते थे कि अगर आपको अल्लाह को पाना है, खुदा को अगर आपको पाना है, तो आप खुदा की इबादत में गाने भी गा सकते हो, खुदा की इबादत में नाच भी सकते हो। वो सब चीजें जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक रिलीजन में बैन थी, उन चीजों को ये बोलते थे कि आप खुदा की इबादत के लिए ये सब चीजें कर सकते हो। इसलिए थोड़े से लिबरल ये लोग थे। ठीक है, सूफी सेंट्स। तो जैसे हिंदुइज्म में हम भक्ति ट्रेडिशन पढ़ते हैं, वैसे ही इस्लाम में सूफी ट्रेडिशन था। तो एक इंपॉर्टेंट सूफी सेंट थे यहाँ पे, इनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इनके लिए इन्होंने ये कुतुब मीनार बनवाया था। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए इन्होंने जो है कुतुब मीनार बनाया था। और इन्होंने इंडिया में पहली मॉस्क भी बनाई है, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। और क्या बनवाया था इन्होंने? उसके बाद 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था इन्होंने। 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, मोस्टली वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पे हिंदू स्ट्रक्चर्स थे उनको कन्वर्ट करके बनाए गए हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे, जो मंदिर थे, उनको इन्होंने क्या किया, उन्हीं को रिकन्वर्ट करके ये मस्जिद या फिर जो भी अपने इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बनाए वो उनको कन्वर्ट करके बनाए। क्योंकि उनके जो नीचे हमें पिलर्स मिलते हैं, वो सब पिलर्स कैसे हैं, वहां पे हमें जो एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर है वो हमें वहां पे मिलता है, तो उन्हीं को इन्होंने मॉडिफाई किया। ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने अजमेर में बनवाया था। और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड ऑफ बड़े अनफॉर्चुनेट तरीके से इनकी मृत्यु होती है। ही डाइड ऑफ ए हॉर्स फेल। ठीक है, घोड़े घोड़े से गिर जाते हैं वाइल प्लेइंग चौगान। जब क्या खेल रहे थे ये? चौगन। ठीक है, चौगन। ये जैसे पोलो खेलते हैं घोड़े पे बैठ के, वैसी एक गेम थी। ठीक है, तो ये पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए और इनकी डेथ हो गई 1210 में। ठीक है। अब 1210 में जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है, तो इनका कोई भी बेटा इतना केपेबल नहीं था जो आगे राज संभाल सके। ठीक है, तो इसके बाद इनका जो जितना भी राज है वो संभालते हैं इनके दामाद इल्ततमिश। इल्ततमिश बहुत ही केपेबल रूलर था। ठीक है, और इल्ततमिश को बोला जाता है कि ही इज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इंडिया में स्लेव डायनेस्टी जो तुर्किश कॉन्क्वेस्ट था उसका रियल कंसोलिडेट, मतलब इन्होंने कब्जा तो कर लिया था यहाँ पे, बट अभी उस रूल को अच्छी तरह से कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, जो भी आसपास की प्रोविंसेस थी वो अभी काफी रेबेलियंस कर रहे थे, उनको अच्छी तरह से नहीं अपने कंट्रोल में ले पाए थे। बट उस उन सबको अपने कंट्रोल में अच्छी तरह से लेने का काम जो है वो किसने किया? इल्ततमिश ने।
ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग इज इल्ततमिश। ठीक है, और इल्ततमिश ने रूल किया है 1210 से लेके 1236 तक, 1210 टू 1236। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट किंग हैं ये स्लेव डायनेस्टी के, इल्ततमिश। इल्ततमिश कौन थे? ये सन इन लॉ थे ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अच्छा सन इन लॉ तो बाद में बने, इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। और बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखा कि भाई ये तो बहुत ही केपेबल बंदा है, इसीलिए इसकी साथ में अपनी बेटी की शादी करवा देता हूँ। ठीक है, अब हर ससुर यही सोचता है भाई कि उसका जो दामाद है वो केपेबल इंसान हो, और उस टाइम पे केपेबल इंसान कौन होता था? जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में अच्छा है, ठीक है, जो क्या नाम है, अपना राज संभालने में, किंगडम को संभालने में अच्छा है। आईएएस आईपीएस तो उस टाइम पे नहीं होते थे। ठीक है, तो इसलिए इसने अपने स्लेव के साथ क्या करवा दिया? अपनी बेटी की शादी करवा दी, और इल्ततमिश जो है वो इसका क्या बन गया? वो इसका दामाद बन गया। अब इल्ततमिश जब इसका दामाद बन गया, तो उसके बाद जब इल्ततमिश की डेथ होती है, तो इल्ततमिश क्लेम करता है कि मैं अगला रूलर बनूंगा, और जो इसके बेटे होते हैं वो इसके साथ थोड़ा लड़ते झगड़ते हैं, उनको एलिमिनेट कर देता है बहरहाल ये इल्ततमिश सबको। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है? ही इज ऑल्सो नोन एज स्लेव ऑफ स्लेव्स। ठीक है, इल्ततमिश को पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा रूलर ऐसा है जिसको स्लेव ऑफ स्लेव्स बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? इल्ततमिश को बोला जाता है स्लेव ऑफ स्लेव्स। क्यों? क्योंकि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक स्लेव है, और उसका आगे एक और स्लेव था इल्ततमिश जो आगे रूल करने आया, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्लेव ऑफ स्लेव्स। और दूसरा, ही इज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। तो तुर्किश कॉन्क्वेस्ट का रियल कंसोलिडेटेड इंडिया में कौन है? इल्ततमिश है। ठीक है, इल्ततमिश ने जैसे ही ये रूल करने आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो क्या की, कि जो कैपिटल है वो शिफ्ट की लाहौर से दिल्ली। क्योंकि भाई इंडिया को अगर आपको चलाना है तो लाहौर से तो नहीं चला पाओगे। ठीक है, तो ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैपिटल को शिफ्ट किया लाहौर से दिल्ली। और दूसरी सबसे एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अच्छी चीज क्या की? ही इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम। क्या इंट्रोड्यूस किया? इक्ता सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। इक्ता सिस्टम ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है दिल्ली सल्तनत का। इक्ता सिस्टम, जैसे मुगल्स में हम आगे पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल सिस्टम है जिससे उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी। वैसे ही इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल सिस्टम क्या है? इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम में जो लैंड थी, आपकी जो जमीन थी, जितनी भी जमीन सल्तनत के अंदर है उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो इक्ता लैंड और दूसरी खालिसा लैंड। ठीक है, अब ये जो इक्ता लैंड थी इसके लिए क्या किया गया? इक्तादार्स को अपॉइंट किया गया। ठीक है, अब इन इक्तादार्स का क्या काम था? ये एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, रेवेन्यू कलेक्शन इनका काम था कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करके दो हम इस पर्टिकुलर जगह से। ठीक है, अब इस रेवेन्यू को ये लोग जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आर्मी मेंटेन करने के लिए, ये सब चीजों के लिए यूज करते थे। और जो पैसा बच जाता था, जो सरप्लस था, सरप्लस को बोला जाता था फवाजिल। ये जो सरप्लस है इसको फवाजिल बोला जाता था, और ये कहां जाता था? सीधे किंग के पास। किसके पास जाता था? राजा के पास। दूसरा, ये जो खालिसा लैंड थी, इधर से जितना भी रेवेन्यू आता था, जितना भी रेवेन्यू आता था, ये भी किंग के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज होता था। किंग भी तो अपने कुछ अय्याशियां करते थे ना। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो खलीसा लैंड का सारा पैसा किंग के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज होगा। इक्ता लैंड का जो रेवेन्यू आ रहा है वो इक्तदार जो हैं कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन में लगाएंगे, जो बचेगा पैसा वो किंग को देंगे। ठीक है, और जो बचा हुआ सरप्लस है उसको क्या बोला जाता था? फवाजिल बोला जाता था।
ठीक है, ये इक्तदारी सिस्टम इनका सेंट्रल। अच्छा, ये इक्तदारी सिस्टम यहाँ पे हेरिडिटरी नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि जो इक्तदार अभी बन गया तो उसका बेटा उसका अगला इक्तदार बनेगा, फिर उसका बेटा उसका अगला इक्तदार बनेगा, ऐसा नहीं था। ठीक है, किंग को जो लगता था कि भाई ये इंसान केपेबल है इसलिए मैं इसको यहाँ का इक्तदार बना रहा हूँ, ऐसा था स्टार्टिंग में। हाँ, इवेंचुअली बाद में क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया फिर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके टाइम की। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई इसके टाइम पे कि इसने क्या किया, इसने एक 40 लोगों का ग्रुप बनाया। ही क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ 40 पीपल। देखो, अब एक पूरा राज चलाने के लिए किंग को अपने कुछ सहयोगियों की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे आपकी सरकार चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट की जरूरत होती है। ठीक है, बिना कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा अकेला। ठीक है, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतनी किंगडम, अब जैसे किंगडम है पुरानी तो इतनी प्रोविंसेस हैं, वहां पे इतना काम है, ये है वो है, जो भी चीजें हैं, किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है, वो सब चीजों को असिस्ट करने के लिए किंग को उसने एक ग्रुप बनाया 40 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों का, कि भाई जो सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं, जो जिनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है राजा के ऊपर, उनका 40 लोगों का ग्रुप बनाया। और इस 40 लोगों के ग्रुप को क्या बोलने लगे तुर्काने चहलगामी। अब इन लोगों का एक ही काम है, इन लोगों का काम है कि अलग अलग मसलों पे जो किंग है उसको क्या करना है, उसको असिस्ट करना है। ठीक है, 40 लोगों ने क्या करना है, किंग को असिस्ट करना है, तुर्काने चहलगामी। यही तुर्काने चहलगामी बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो वो देखेंगे हम अभी आगे कि कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बहरहाल इन्होंने ये जो 40 लोग हैं इनका एक ग्रुप बनाया। चहलगामी जो है वो क्रिएट किसने किए, इल्तुतमिश ने ही ये क्रिएट किए। अब इन लोगों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था किंग के ऊपर, वेरी हाई इन्फ्लुएंस ऑन द किंग। ठीक है, किंग के ऊपर इनका काफी इन्फ्लुएंस था। उसके बाद दो कॉइन्स इशू किए थे इसने, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, दो कॉइन्स। एक तो सिल्वर टांका, सिल्वर तंका, और दूसरा कॉपर जितल, कॉपर जितल। ये दो कॉइन्स जो हैं ये इसने अपने टाइम में इशू करवाए थे। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसने चंगेज खान के अटैक को भी प्रिवेंट किया था इंडिया में। ही प्रिवेंटेड चंगेज खान अटैक इन इंडिया बाय हिज डिप्लोमेटिक स्किल्स। तो अपनी डिप्लोमेटिक, चंगेज खान जो था काफी बार्बरिक इंसान था। ठीक है, चंगेज खान मंगोल था जिसने उस टाइम पे जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत रूल कर रही थी तो लगभग उस टाइम पे पूरा जो सेंट्रल एशिया है, आपका पूरा चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आधा रशिया, ठीक है, आधा यूरोप, ये पूरा एरिया मंगोलों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। और बोलते हैं कि मंगोल्स सबसे बार्बरिक किंग्स थे। ठीक है, जहां पे भी जाते थे ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ वहां के किंग के साथ ही लड़ेंगे। नॉर्मली क्या होता था, जो भी किंग्स दूसरी कंट्री में जाके या दूसरे एरिया में जाके जब इन्वेजन्स करते थे तो उस किंग के साथ लड़ते थे, उसको मारते थे, उसकी आर्मी को मारते थे। जो ये लोग थे इनका एक ही मुद्दा था कि भाई हमें अकेले जहां पे भी हम जाएंगे, अटैक करेंगे, उनके दिमागों में हमने अपना टेरर क्रिएट करना है, फियर क्रिएट करना है। तो उसके चलते ये क्या करते थे, एक तो किलिंग्स बड़ी बार्बरिक तरीके के साथ करते थे। ठीक है, बड़े ही गंदे तरीके के साथ लोगों को मारते थे। दूसरा, जो कॉमन लोग थे, जो सिविलियंस थे, उनको भी नहीं जिंदा छोड़ते थे। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में चंगेज खान उस टाइम पे अटैक कर सकता था, बट जो इल्तुतमिश है इसने उसके साथ कुछ बातचीत करवा के इधर उधर डिप्लोमेटिक स्किल से ये अटैक को रोक लिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके टाइम पे हुई थी। ठीक है, इसके कोर्ट में एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था मिनहाजुल सिराज, इल्तुतमिश के कोर्ट में। कोर्ट हिस्टोरियन मिनहाज उल सिराज। ठीक है, मिनहाजुल सिराज इसके कोर्ट में था, जिसने एक बुक लिखी है तबाकते नसीम।
ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जाता है। तबाकत नसीम किसने लिखी है? मिनहाजुल सिराज ने, जो इसके कोर्ट का हिस्टोरियन था, इल्तुतमिश के कोर्ट का हिस्टोरियन था। ठीक है। अब 1240 में, 1240 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। ठीक है। और जब ये अपने डेथ बेड पे होता है, जब अपने डेथ बेड पे होता है, तो उस टाइम पे इसको घोषित करना होता है कि अगला किंग कौन बनेगा। ठीक है। और जब ये देखता है, तो इसको ये समझ आती है कि इसके जो बेटे हैं वो सब नालायक हैं, कि कोई भी बेटा इसका ऐसा नहीं है जो कि इतना बड़ा जो राज था दिल्ली सल्तनत का उसको संभाल पाता। ठीक है। और इवेंचुअली ये क्या करता है, अपनी एक बेटी होती है इसकी जिसका नाम था रजिया। ठीक है। रजिया को ये नेक्स्ट सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है। क्योंकि रजिया जो थी वो बचपन से ही बड़ी केपेबल थी, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। ठीक है। सारा राजपाट का काम संभालती थी, उसको सब समझ आता था। इसलिए ये बोलता है कि बेटा तो मेरा कोई काबिल है नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटी को ही जो है वो किंग बनाऊंगा। और आगे ये जो कहानी है अब रजिया की, जब रजिया जो है फर्स्ट वुमेन रूलर है, ये पूरे इस्लाम क्या नाम है, पूरा जितना भी हमारे इस्लामिक रूल इंडिया में हुआ है, फर्स्ट और लास्ट उसकी वुमेन रूलर है रजिया। ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुस्लिम रूलर वुमेन इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं थी, टर्की में या फिर बाकी जगहों पे थी, ऐसा नहीं था कि वहां नहीं थी, थी वहां पे, पर इंडिया में ये फर्स्ट और लास्ट थी। ठीक है। और इसको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा ये हम कल की क्लास में करेंगे। ऑब्वियसली अब एक वुमेन है तो किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, जो भी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो ये तुर्काने चहलगामी में जो भी लोग हैं, ये इसको बड़ा अपोज इन लोगों ने किया, क्योंकि इनके गले ये नीचे से ये चीज़ उतरी नहीं कि एक वुमेन जो है, एक लेडी जो है वो हमें कंट्रोल करे। ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसके बारे में हम कल करेंगे अब। ठीक है।